हौसला न हार कर सामना जहान का, हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी सिक्कत का नहीं, ये तेरी सिक्कत का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे अगर तू संग है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकी एकेडमी। आज का ये वीडियो क्लास टेंथ हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 2025 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा वायरल पेपर में आज के लिए बहुत बढ़िया पेपर रहने वाला है। और अगर आप भी देने वाले हैं 24 फरवरी को हिंदी का पेपर, तो आज की ये वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल पेपर रहने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि इस पेपर को पढ़कर आप हिंदी में कम से कम 70 में से 65 प्लस नंबर तो आप ले ही आओगे केवल और केवल इसी वीडियो को करने से। और आपको इसे 75% सॉरी 65 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, जिसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएं आप सभी को केवल और केवल उन्हीं को तैयार कर लेना है। तो पूरा सॉल्यूशन आपको वीडियो में पता चलेगा। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बोर्ड एग्जाम तक आपकी तैयारी हम इतनी बेहतरीन करा देंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए आप सभी को सबसे पहले पता चल जाए। हूबहू जैसा कि आपका बहुत वायरल पेपर है, ऐसा पेपर आएगा, ऐसा ही देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना क्या है आपको, यहाँ पे ऊपर अनुक्रमांक, यानी कि आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड पे जो अपना रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे अनुक्रमांक की जगह पे लिखना है। इसका नाम, आपका अपना नाम डालना है। नाम के मुद्रित पृष्ठों की संख्या 10 पेज रहने वाले हैं इस पेपर में। 901 कोड है, H118। देखिए यहाँ पे कोड रहने वाला है 801 HF। 2025 हिंदी का बहुत ही वायरल पेपर, 901 कोड। समय मिलेगा आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का समय। पूर्णांक यानी कि ओवरऑल 70 नंबर का जो पेपर है आपका यहाँ पर रहने वाला है। निर्देश पढ़ेंगे सबसे पहले, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। निर्देश हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। खंड ब में सेकंड है, यहाँ पे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब है। खंड अ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पे आपको देने हैं। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल और केवल आपको OMR उत्तर पत्रक पर ही देना है। यानी जो खंड प्रश्न होगा आपको OMR मिलेगी, OMR पर ही आपको उसके आंसर देने हैं। खंड अ में OMR उत्तर पत्रक पर देने के पश्चात उसे काटे तथा व्हाइटनर और इरेजर का प्रयोग न करें। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख लिखे हुए हैं। खंड ब में 50 वर्णात्मक प्रश्न है। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करनी है। आप सभी को ये पता चल गया निर्देश। तो ठीक है, अब करना क्या है, पेपर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए यहाँ पे ये रही। पहला है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम पूछा है आपसे। रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या फिर राधा कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, हूबहू ऐसा ही पेपर आप सभी को, अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो मैंने बता ही दिया है 65 प्लस नंबर जो आपके हैं आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है रामचंद्र शुक्ल ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, या क्या बोलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। ग है, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। हर एक क्वेश्चन के आगे उसके नंबर लिखे हुए हैं, एक एक नंबर का रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ग, जो कि आपका गोदान मुंशी प्रेमचंद्र के लेखक, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन है, देव, चिंतामणि, रांगेय राघव या बिहारी। भाव विलास, तो भाव विलास के जो रचनाकार हैं वो देव रहने वाले हैं आप सभी के, क देव। ठीक है,
अब यहाँ पे नेक्स्ट है, बिल्कुल इसी को क्लियर कर लीजिए। 25 से 30 मिनट की वीडियो रहने वाली है, और क्लियर कर लेते तो आपके बहुत बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो जाएगा आपका हिंदी का पेपर। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लूलाल कृष्णदास, सदल मिश्र इल्लाहा। यहाँ पंचांग दर्शन के रचनाकार, पंचांग रचना के दर्शनकार हैं आपके मथुरा नाथ शुक्ल। जी बिल्कुल, मथुरा नाथ शुक्ल। जिस भी भाई का आंसर है वो बिल्कुल सही है, मथुरा नाथ शुक्ल। चौथा है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं, निबंधकार है रामदास गौड़, रांगेव राघव, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर नागेंद्र। तो लगाइए इसका राइट आंसर, संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता तो राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे इसमें थोड़ी मिस्टेक है, मिस्टेक को भी सुधार लेती है। क्या मिस्टेक है इसमें आप सभी को? जो कि रांगेव राघव है, ये रांगेव राघव नहीं है, रांगेव राघव की जगह पे है आपका रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, और यही आपका आंसर है, रामचंद्र शुक्ल, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है, रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, द्विवेदीनाथ या रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? रूस में 25 मास। तो रूस में 25 मास, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे भी गलत है, रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका राहुल सांकृत्यायन। क्या चेक कर लेंगे एक बार, क्या रहने वाला है? राहुल सांकृत्यायन। जिस भी भाई का राहुल सांकृत्यायन है वो एक बार कमेंट कर दें, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, भूषण के किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल या फिर रीतिकाल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, भूषण पूछा है, कवि भूषण किस काल के कवि थे? इसका राइट आंसर रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रगतिवादी युग की विशेषताएं कौन सी है? मानवतावादी प्रवृत्ति या विद्रोह एवं भावना, क्रांति की भावना, विकल्प क और खंड क दोनों, नारी के प्रति प्रतिवर्तित दृष्टिकोण। पूछा क्या है? प्रगतिवादी युग की विशेषता। तो प्रगतिवादी युग की विशेषता है ग, विकल्प का और का दोनों सही हैं। तो आपके यहाँ से 7 नंबर हो गए पूरे। नेक्स्ट चेक करेंगे देखिए जूम करके आपको दिखा देते हैं। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास या भूषण। साकेत महाकाव्य, साकेत महाकाव्य की रचना बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई थी। निम्न में से छायावाद युग की विशेषता कौन सी है? घोर वैचारिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, श्रृंगार और प्रेम वेदना या नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर रहने वाला है आप सभी का, जो कि श्रृंगार और प्रेम वेदना छायावाद की। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया, सुनहरे सवाल, ठंडा लोहा या राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से भी एक क्वेश्चन आपको ये सामने यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो राम की शक्ति पूजा इसका राइट आंसर रहने वाला है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ पे पूछा है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? विभत्स रस, वीर रस, करुण रस या फिर हास्य रस। ये तो हर एक भाई को पता होगा, ये तो याद भी होगा। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। इसका तो आंसर सभी को पता होगा, करुण रस। ठीक है, और रूपस तेरा घन के पास में अलंकार क्या है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास अलंकार। रूपस तेरा घन के पास, तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार यहाँ पे राइट आंसर। और सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 12, 12, 13 और 11। यहाँ पे 11, 10 कर लेना। ठीक है,
10। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है छोटा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं होती हैं यहाँ पे। अब बात आती है जैसे जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। रचना के आधार पर वाक्य में भेद क्या? रक्तचाप यानी कि ब्लड, ठीक है, ब्लड तो समझते होगे, खून। तो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर सरल वाक्य, या फिर कठिन वाक्य। तो इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी लगा दीजिए जितने भी भाई देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिश्र वाक्य। आप सभी के लिए इतनी हम प्रिपरेशन करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको एक लाइक जरूर करना है वीडियो को, ठीक है, लाइक जरूर करना है वीडियो को जितने भी भाई देख रहे हैं। सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की। वाक्य में क्रमवाच्य रूप क्या होगा? सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई। प्रशंसा की गई सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई सभी दर्शकों ने, और प्रशंसा की गई सभी दर्शकों द्वारा नाटक की। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप सभी का? 15वें क्वेश्चन का क, क्योंकि सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई। और नेक्स्ट है, अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपव्य पद, अव्यय पद, व्यप्य पद, और इनमें से कोई नहीं। अभिकारी पद, तो अभिकारी पद इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप सभी का? जो कि अव्यय पद, ठीक है। नेक्स्ट है, शुभाशुभ किस समास, शुभाशुभ में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, या बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर होगा आप सभी का जो कि द्वंद्व समास, ठीक है। श्री हरिप्रिया, जल्दी से जल्दी करते हैं ताकि टाइम न लगे। श्री हरिप्रिया किसकी पर्यायवाची है? यमुना, शिव, लक्ष्मी और देवता। तो श्री हरिप्रिया, हरि की प्रिया मतलब हरि की प्रिया कौन रहने वाली है? लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु की। तो बस लक्ष्मी इसका राइट आंसर। अनुच्छेद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अन, अनु, अघ या अ। तो अनुच्छेद शब्द में उपसर्ग पूछा है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अनु, ठीक है, अनु। और इसका राइट लास्ट आंसर 20। युष्मत शब्द का पंचमी व्यक्ति बहुवचन रूप होगा युष्माता, तस्व, युष्माकम, युष्मासु। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन लगाएगा? इसका राइट आंसर युष्मता। तो यहाँ पे आपके जो OMR क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं फिनिश, ठीक है, OMR फिनिश हो चुके हैं। आपको ये OMR सीट पर फिल करनी थी, ठीक है। अब बात आती है खंड भाव में, बात करते हैं वर्णात्मक प्रश्न की। वर्णात्मक प्रश्न खंड भाव में, और आपको इन सारे क्वेश्चंस की जो कराए हैं, देखिए ये सारे, अगर इनकी PDF चाहिए तो एक बार कमेंट में बोल देना, इनकी PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे। गद्यांश चेक करेंगे, 3x2 यानी कि 6 नंबर का रहने वाला है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर देने हैं निम्नलिखित, और यहाँ पर रहने वाला ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। देखिए यहाँ पे एक बार और चेक कर देंगे, तो यहाँ से इसे इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं। देखिए थोड़ा छोटा करते हैं इसे। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाग को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर एक ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट है आपका प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ब में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। थर्ड है स में प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का जो नाम है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे तो संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे? संदर्भ आप इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ डालना है आपको, नए पेज से स्टार्ट करना है आपको। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्गृत है, ठीक है। कौन से हमारी पाठ्य पुस्तक श्री ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब पूछिए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार करेंगे,
प्रस्तुत अंश में लेखक ने बताया है कि ईर्ष्या अपने भक्त को एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है और सदैव दुखी रहने का वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है वह अकारण ही कष्ट भोगता है। वह अपने पास विद्यमान अनंत सुख साधनों से उपयोग द्वारा भी आनंद नहीं उठा पाता, क्योंकि वह दूसरों की वस्तुओं को देख देख कर ही मन को जिलाता रहता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो कि अंडरलाइन था उनका जो है वो यहाँ पे हो चुका है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसका आंसर और इसमें क्या था, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने क्या कहा है। तो क्या कहा है लेखक ने, प्रस्तुत गद्यांश सभी के सामने स डाल लेना है, जो भी क्वेश्चन है आपका स डालना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या से उत्पन्न पीड़ा का वर्णन किया है और कहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा दुखी रहता है। तो लेखक ने यही कहा है। अब बात आती है नेक्स्ट, जो कि स अथवा में आप इसे न करना चाहें तो इसके अलावा आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इसे कर सकते हैं आप। आज मनुष्य, देखिए थोड़ा इसे हटा देते हैं यहाँ से। आज मनुष्य बिना, देखिए आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और एक अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और उसमें समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो कि अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग विलास को दबाए रखें। नैतिक अंकुश, देखिए नैतिक अंकुश के बिना मानव शरीर के लिए हितकारी नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या वेदना हो भी सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। यहाँ पे क्वेश्चन है 3, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का रहेगा। दो तीनों को कर दोगे तो आप 6 नंबर आपसे प्राप्त हो जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ तथा उसके पाठ के लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या और आज विज्ञान मनुष्य को क्यों दे रहा है। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं आप अथवा करके, नहीं तो अब पहले वाले को ही कर लेंगे। दूसरा क्या है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए 3x2। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। शीश जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें तू सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग मैं सुटिसो हूँ। तो ये है, और यहाँ पे है सादर बारह इबार सुभाए चितो तुम त्यों हमरो मन मोहे पूछत ग्राम बधु सियसो कहूँ सो वर सांवरो सो सिख रावर को है। तो ये है आपका पद्यांश। यहाँ पे पद्यांश में पूछा गया प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य भी बताया है। और सेकंड क्वेश्चन है ग्राम बधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं। थर्ड क्वेश्चन है सांवरे से सखी में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। देखिए संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित या उद्गृत लिया गया है। ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, संदर्भ तो इस प्रकार हो गया कि संदर्भ में लिखना क्या है, सिंपल चैप्टर का नाम और कविता कहाँ से लिया गया, खंड काव्य से, वन पथ पर चैप्टर का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, संदर्भ इस प्रकार हो जाएगा। इसका बात है प्रसंग लिखना है। प्रसंग कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में ग्राम बधुएं सीता जी से को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करती हुई उनसे प्रश्न पूछ रही हैं। और अब बात है व्याख्या। व्याख्या किस प्रकार करेंगे, व्याख्या जो है देखिए यहाँ पे जो कि अंडरलाइन जो वर्ड हैं उनकी ही करनी है, शीश जेठा और बाबू साल से लेकर सोहे तक। तो व्याख्या किस प्रकार है, ग्राम बधुएं व्याख्या लिखनी है आपको। सबसे पहले व्याख्या के नीचे अंडरलाइन लिखेंगे। ग्राम बधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल और भौहें तिरछी सी हैं, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले राम तुम्हारे कौन हैं।
इस प्रकार जिसकी व्याख्या हो गई। अब बात आती है, संदर्भ हो गया, व्याख्या हो गई, संदर्भ से ग्राम बधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं। ग्राम बधुएं देखिए यहाँ पे, ग्राम बधुएं सीता जी से यह पूछ रही हैं कि से सखी सांवले श्री राम से मनमोहक तुम्हारे कौन हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं, ये पूछ रही हैं। और थर्ड है सांवरे सखी से सखी में अनुप्रांत अलंकार है, जो कि आपने यहाँ पूछा था सांवरे सखी में कौन प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, सांवरे सखी में अनुप्रांत अलंकार है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य है आपको आता है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए श्री राम के रूप और मुद्रा का सुंदर वर्णन हुआ है। सेकंड है भाषा सुकोमल ब्रज, शैली मुक्तक, छंद समया, रस श्रृंगार, अलंकार संवत्र अनुप्रास, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति व्यंजना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसी न करना चाहें या में इसे भी कर सकते हैं। जो चाहत चटक न घटे, मिलो होए न मित, रज रायुस न छुआए तो नेह चीकनी चित्त, इसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, प्रस्तुत दोहे की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। और किन व्यक्तियों में के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है, किस कारण से मित्रता में कमी आ जाती है। ये 3-4 ऑप्शन है, इनको भी करना है। ठीक है, कर सकती हो आप, वो नहीं आता है तो। थर्ड आता है आपके पास अब, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से, देखिए इसे ले लेते हैं, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2+3 यहाँ पे 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। दुर्मुख द्वितीय काशगत और दुर्मुखम पुनः ताड़यति ताड़यति चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वर्धते। ताड़यति यदा चंद्रशेखर कारागार मुक्तः आगच्छति तदैव सर्वे जना परितः विधीयन्त, बहवो बालिका तस्य पयोधे पतन्ति ते मालाभे अभिनयन्त च। ठीक है, संदर्भ किस प्रकार लिखना है आपको यहाँ पे, संस्कृत गद्यांश की संदर्भ सहित संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के चंद्रभक्त देशभक्त चंद्रभक्त पाठ नाम से उदग्रह तैयार के लिया गया है। प्रसंग, इसमें चंद्रशेखर आजाद की वीरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करेंगे। अनुवाद, अनुवाद किस प्रकार है, दुर्मुख कोड़े का दूसरे प्रहार करो, दुर्मुख पुनः कोड़े का प्रहार करता है और पीटा जाता हुआ चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो इस प्रकार बोलता है। इस प्रकार वह 15 कोड़ों तक पीटता जाता है। जैसे ही चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आता है, वैसे ही सभी लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। अनेक बालक उसके पैरों में गिर जाते हैं और उसका माला से सम्मान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हो जाता है। अथवा करके इसे भी कर सकते हैं आप, ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया। वाराणसी प्राचीन काल गहे गहे विद्यायाम दिव्य ज्योति उगते, इसे भी कर सकते हैं आप, ये आप पे आता हो तो। ठीक है, इन दोनों में से एक ही करना था। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, किसी एक का। ठीक है, एक ही करना है आपसे। 3+2 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये पैराग्राफ है आप सभी को, और संदर्भ लिखना है यहाँ पे, किस्त्वः गुरुत्वम भूमे किश्चुत्तरम च खाता, किस्तुदं शीघ्रतरं वातातं किस्सदं बहुरं तृणात माता गुरुतरं भूमे खात पश्चातस्या मन शीघ्रतरं वातात चिंता भरी तृणाते। ठीक है, ये रहने वाला है आप सभी का। और संदर्भ क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। प्रसंग इस प्रकार लिखना है, इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिरों के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शा गया है। अनुवाद किस प्रकार करेंगे, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, और तिनके से अधिक दुर्लभ क्षीण वाली बनाने वाली क्या है। ठीक है, ये हो जाता है। और ये नहीं आता है तो इसे भी, और यहाँ पे युधिष्ठिर उत्तर देता है, पृथ्वी से भारी माता है, आकाश से ऊंचा पिता है, वायु से भी शीघ्रगामी मन है, तरण से अधिक दुर्बल होने वाली चिंता है। ये आता है तो ये कर दिए, नहीं तो ये कर दिए। नीर खीर विवेकम हंसारस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्तमघन्याम कुलवत्रम पाल्यस्यंत कह, ये कर दीजिए। ठीक है, एक ही करना है, हमने ऊपर वाला बता दिया। अगर आपके पास ये आता है
इसे भी कर लेना। 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों में स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अग्रपूजा का, और ये 3+3 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। खंड काव्य आपके अपने हिसाब से देख लेना, अपने के हिसाब से कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आता है। अग्रपूजा या तमिल, जय सुभाष, मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, करमवीर, भरत, मेवाड़ मुकुट, मातृभूमि, कर्ण, ये सारे रहने वाले हैं। अब बात आती है नेक्स्ट 3+2 यानी कि 5 नंबर आपके यहाँ से क्लियर होंगे। ये कौन सा है? निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। इनमें इन चारों में तीनों में से कोई भी एक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं जयशंकर प्रसाद का। आपको जयशंकर प्रसाद का देख लेंगे एक बार। हमने आपको पहले ही बता दिया था जयशंकर प्रसाद का कि ये इम्पोर्टेंट है, यही आएगा। जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय लिखना है, सेम टू सेम ऐसा ही नए पेज से स्टार्ट करना है। जीवन परिचय लिख के हेडलाइन डाल के, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुगनी साहू नामक प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू था। इनके युवावस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इनके 4 वर्ष बाद इनकी माता का देहावसान हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए प्रसाद जी शिक्षा तथा पालन पोषण इनके भाई शंभू रत्न जी ने किया। प्रसाद जी हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा का घर पर ही इन्होंने प्रयास किया। और इनके बड़े भाई शंभुत्त की भी मृत्यु हो गई। इनके बड़े भाई मृत्यु के कारण तंबाकू का व्यापार ठप हो गया तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी। प्रसाद जी को अनेक विपत्तियों परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रसाद जी क्षय रोग यानी कि क्षय रोग आएगा यहाँ पे, क्षय रोग से ग्रस्त शिकार हो गए तथा रंज के द्वारा इनका शरीर दुर्बल हो गया और काशी में सन 1937 को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। ये इम्पोर्टेंट रहता है। इनके माता पिता कौन थे और जन्म कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था? सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था 1889 में। देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था। रचनाएं लिख दीजिए अगर आती हैं तो। काव्य, सॉरी देखिए यहाँ पे ये है काव्य आंसू कामिनी झरना, उपन्यास शेरावती तितली, नाटक चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, कहानी आंधी इंद्रजाल। तो ये रचनाएं हो गई। रचनाएं आती हो आप तो रचनाएं भी लिख सकते हैं। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का वर्णन कीजिए। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास या बिहारी लाल। तो आपको यहाँ पे बता देते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय तुलसीदास जी का हमने आपको बता दिया था। दो बताए थे, तुलसीदास का बताया था और एक बिहारी का बताया था। दोनों को याद कर लेना, तुलसीदास का यहाँ पे पूछ लिया गया है। ठीक है, देखिए जीवन परिचय नए पेज से स्टार्ट करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी संमत 1589 को बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के मोसोरो नामक गांव को भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म अभूतपूर्व मूल नक्षत्र से होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बालकाल में ही त्याग दिया है। इनको बचपन में ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्राप्त प्रसाद दिया। और तुलसीदास वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए। इनका विवाह पांडित्य दीन बंधु पाठक की पत्नी पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पुत्रों से अधिक प्रेम था पत्नी से अधिक प्रेम था, लेकिन पत्नी की डांट के कारण तुलसीदास जी को सारा संसारिक मोह माया से कवित कर दिया। श्री राम की भक्ति भाव से जागृत होकर 1574 ईस्वी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई थी। और इसे और भी जोड़कर बनाकर लिख सकते हैं क्यों प्रत्येक प्रेम था और सांसारिक मोह क्यों हो गया था, क्योंकि एक बार आंधी के समय ये इनकी पत्नी जो है अपने मायके में थी
और तुलसीदास जी जो है उनकी पत्नी से बहुत बड़ा प्रेम करते थे, तो आधी रात को ही ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात में चले गए। तो आंधी आई थी, उसी रात को ये अपनी छत से चढ़ गए थे, अपने मायके में छत से चढ़ गए थे ससुराल में जाके अपनी पत्नी के पास। पत्नी ने बोला इनसे कि आप मेरे लिए यहाँ तक आ गए हो, यहाँ से अब इससे बढ़िया तो श्री राम की भक्ति करते तो अब पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाते। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के फटकार से। ठीक है, और वो यहाँ पे रचनाएं भी लिख सकते हैं आप, रचनाएं इनकी हैं दोहावली, कवितावली, श्री रामचरितमानस आदि। ठीक है, इनको लिख लीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक सातवां, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का यहाँ से मिल जाएंगे आपको 2 नंबर। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। इस प्रश्न पत्र में नहीं आया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। वाराणसी नगरी कुत्रा स्थिता अस्ति, 2 के लिखनी है, 2 के बता देते हैं। वाराणसी गंगायाम किसके किनारे बसी थी? गंगायाम नगरी, गंगा नाम कुत्र, गंगा के किनारे। ठीक है, गंगा नाम कूले लिख दीजिए, किनारे का कूले। तो यहाँ से ये हो जाएगा पहला। और वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, यहाँ से 2 हो गए आपके। चंद्रशेखर का आशित, चंद्रशेखर देशभक्त आशित है। ठीक है, तो यहाँ पे देशभक्त आशित है। तो इस प्रकार हमने 3 बता दिए, करने 2 ही थे। ठीक है, 2 ही करोगे तो 1 नंबर का 1 है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का निबंध से पर निबंध लिखना है। 7 नंबर आपके निबंध के मिल जाएंगे आपको यहाँ से। ठीक है, तो निबंध किस प्रकार लिखेंगे वो भी बता देते हैं। एक निबंध आतंकवाद पर लिख दीजिए, कारण तथा निवारण, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, योग शिक्षा आवश्यक और उपयोगिता, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि, लाभ और हानि। ये 7 नंबर का रहने वाला है। किसी एक पर लिखना है, ऐसा नहीं करना है कि 7 सबों पर लिखना है, एक पर लिखना है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे हम बता देते हैं, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से फिर लिख लेना। ठीक है, 2 मिनट की और क्लास है केवल और केवल, इसे भी देख लें। इसे कर लोगे तो आप प्रदूषण कोई समस्या आएगी तो आप कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। अब आप अगर आप इसे देख लेते हो तो। ठीक है, रूपरेखा किस प्रकार है? प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान, उपसंहार। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को व्याख्या करेंगे आपको यहाँ से। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देंगे और आप भी समझते रहिएगा। ठीक है, साथ साथ आजकल प्रदूषण की बड़ी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण का बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सभी कुछ दूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हम इसके असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा और पता नहीं तब जीवन होगा या नहीं। ठीक है, और प्रदूषण का अर्थ नेक्स्ट है, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित बढ़ने को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव को संक्रमित उत्पन्न हो सकता है। और प्रदूषण के प्रकार है यहाँ पे। आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। वायु प्रदूषण सबसे पहला। किस प्रकार है वायु प्रदूषण? चेक करेंगे। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गया है। सेकंड है जल प्रदूषण। जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल को भी दूषित हो रहा है। इससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में हो रहा है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को भी आज की नई समस्या। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि से ध्वनि भी प्रदूषित हो रही है। जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ आपको। रासायनिक प्रदूषण, द्रव्यों को अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा से और रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। समस्या का समाधान किस प्रकार है? वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है और दूसरी ओर वृक्षों की अधिकतम कटाई पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी। आजकल वायु प्रदूषण
जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। उपसंहार क्या है इसके? प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने सन 1973 ईस्वी में जल का निवारण अधिनियम लागू किया है और वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए हैं। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण बचाने वाले उद्योगों को महानगरी से बाहर से जाने के लिए आदेश दिए। यह संकल्प लें कि जीवन में आने वाले शुभ अवसर पर 1 से 2 पेड़ अवश्य लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाता है निबंध। निबंध की बात आती है 10वां क्वेश्चन आप सभी का ये रहा। 10वां क्वेश्चन क्या है जो कि है आप सभी का ये, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। इन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा करके इसे भी लिख सकते हैं। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय यानी कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो पूरा पेपर जो है हमने आपको सॉल्व करा दिया। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो अगर कमेंट कर देना पीडीएफ दे दो, तो हम पीडीएफ दे देंगे आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए, अपने परिवार का अच्छी तरीके से ख्याल रखते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।